नमस्ते दोस्तों, आप सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और महादेव के भक्तों के लिए एक ही आवाज, हर हर महादेव। आज का सफर मेरे लिए सिर्फ एक ट्रैवल जर्नी नहीं था, यह था महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में स्थित एक पवित्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन का सफर, भीमा शंकर मंदिर। और इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मुंबई से भीमाशंकर तक का कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस। खर्चा कितना होगा, कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, बस और ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा था, टेम्पल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें भी जो शायद कोई आपको ओपनली नहीं बता रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह जर्नी मुंबई से शुरू होती है और पहुंचती है महादेव के चरणों तक। हर हर महादेव। जैसे सभी को पता है, संडे और मंडे वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए मैंने वीकडेज प्रेफर किया टू अवॉइड दैट लॉन्ग क्राउड। सो मंगलवार की रात को 8 बजे मैंने घर से अपना सफर शुरू किया। मेरा टारगेट था मुंबई से पुणे और पुणे से शिवाजी नगर और शिवाजी नगर से भीमाशंकर। क्योंकि मैं अकेला था, सो आई प्रेफर टू गो इन जनरल। फर्स्ट लोकल स्टेशन पहुंचा, वहां से लोकल ट्रेन पकड़ी और पहुंच गया वसी रोड स्टेशन, जहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसका जनरल टिकट मुझे 100 रुपीज पड़ा। अगर आप मुंबई साइड से स्लीपर या एसी में ट्रैवल करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कंफर्ट के हिसाब से टिकट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। स्लीपर अप्रोक्स 200 तक है, एसी का 1000 तक चला जाता है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप पुणे जंक्शन या पुणे एयरपोर्ट आ जाइए, वहां से आपको भीमाशंकर के लिए बस मिल जाएगा। सो 9:22 PM पर ट्रेन आई, मैं जनरल कोच में चढ़ गया और किस्मत अच्छी थी, एक सीट खाली मिल गई। सीट मिलते ही लगा महादेव ने स्टार्टिंग में ही आशीर्वाद दे दिया। तो ट्रेन फिर वहां से निकली 9:25 तक। हम फिर आस्ते आस्ते आगे बढ़ने लगे और 9:55 PM भिवंडी पहुंचे। उसके बाद 10:55 कल्याण पहुंचे। कल्याण स्टेशन में क्राउड धीरे धीरे कम होने लगा अब, और फाइनली मुझे प्रॉपर पूरा स्लीपर सीट मिल चुका था, जहां मैं आराम से सो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, नींद ही नहीं आ रही है। रात के अराउंड 12 बजे करजत क्रॉस किया और थोड़ी देर बाद शुरू हुआ वो पार्ट जिसका मैं वेट कर रहा था, घाट सेक्शन। ट्रेन टनल्स के अंदर से जा रही थी, बाहर डार्क माउंटेन्स, कभी टनल कभी लाइट्स, और मैं सोच रहा था भाई इतनी रात में भी सीनरी मिस नहीं करनी। वाटरफॉल, टनल, माउंटेन्स और ट्रेन की वो ब्यूटीफुल जर्नी। 1:23 AM को हम लोनावाला पहुंचे फाइनली। 2:23 AM पर हम पहुंच गए पुणे जंक्शन। ट्रेन से उतरते ही मैं ईस्ट साइड की तरफ निकला, सोचा था पुणे में शेयरिंग ऑटो मिलेगा और इजीली डेपो पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऑटो वाले भाई ने बोला शेयरिंग नहीं है, डायरेक्ट ऑटो मिलेगा, 150 रुपए में जाएगा। मैं सोचा ठीक है, शायद दूसरी साइड से शेयरिंग ऑटो मिल जाता है, वेस्ट साइड से। क्योंकि कुछ व्लॉगर्स के मैंने वीडियो में देखा था कि वो लोग वेस्ट साइड से शेयरिंग ऑटो पकड़ते हैं लेट नाइट में आके, तो मैं उस साइड चला गया। तो वहां तो बहुत ही बड़ा एरिया था, ऑटो स्टैंड बहुत बड़े थे, खा फूड आउटलेट भी थे। तो वहां पे मैंने पूछा तो वो भी वही शेयरिंग ऑटो नहीं है, 200 रुपया लगेगा जाने के लिए। मैं बोला ये भाई अब क्या करूं। अब मेरा दिमाग कैलकुलेट कर रहा था, डिस्टेंस ओनली 3 किलोमीटर, रोड ड्राई है, बारिश हो नहीं रही है, और टाइम भी बहुत है हमारे पास। 3 बज रहे थे और 4:30 का बस है, तो मेरे पास 1.5 घंटा था। 3 किलोमीटर में आराम से कवर अप कर सकता। सो अनएक्सपेक्टेड थिंग वो मैं करने वाला था जो शायद कोई नहीं करता। सो ऑटो को किया मैंने बाय बाय और जॉगिंग को किया हेलो। सो 2:50 AM शुरू हुई मेरी पुणे मिडनाइट मैराथन। कोई मेडल नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, बस एक गोल, भीमा शंकर की बस मिस नहीं करनी है। जॉगिंग करते करते मैं पहुंचा ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी के पास। फिर थोड़े और आगे चलते हुए फिर पहुंचा संगम घाट के पास। उसे क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच गया COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी क्रॉस किया। ऐसी जॉगिंग वॉकिंग करते करते 30 मिनट्स बाद फाइनली बस डिपो के पास पहुंचा। दो वाकड़ेवाड़ी न्यू बस डिपो है। वाकड़ेवाड़ी न्यू बस स्टैंड पहुंचकर मेरी सबसे पहली टेंशन थी कहीं ये गलत डिपो तो नहीं। फिर धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही भीमाशंकर का बोर्ड दिखा, बस जान में जान आई। मैंने इंक्वायरी की, बस 4:30 बजे आने वाली थी। तो मेरे पास पूरा लगभग 1 घंटा था। तो
इंक्वायरी काउंटर के बाजू में ही वहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट था जहाँ पे सभी लोग चार्जिंग कर रहे थे, तो मैंने भी अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और वहाँ बैठ गया अपने नाश्ता करने के लिए जो मैंने लेके आया था। उस टाइम वो सिंपल घर का खाना, सच बोलूं, 5 स्टार ब्रेकफास्ट से भी ज्यादा स्पेशल लग रहा था। जहाँ पे भीमाचंद्र का बोर्ड लगा था वहां पे बस नहीं आया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन बैक साइड में आया। उधर नसीब मेरा नजर इधर उधर घूम रहा था, मैंने देख लिया, फटाफट उसके अंदर घुसा और मैंने सीट कब्जा करने की कोशिश की ताकि विंडो सीट पहले ही मिलना चाहिए बाबा। तो मैं चॉइस करने लगा कि कौन सा साइड में पहले बैठूं, लेफ्ट साइड में बैठूं कि राइट साइड में बैठूं, लेफ्ट साइड में बैठूं कि राइट साइड में। लेफ्ट में पहले बैठा, फिर थोड़ा दिमाग आया नहीं राइट साइड से अच्छा व्यू मिलेगा रोड का, तो राइट साइड में गया। फिर ध्यान आया कि लेफ्ट साइड में एसी बस में चार्जिंग का पॉइंट है, यूएसबी वाला चार्जिंग का पॉइंट है, राइट में नहीं है। तो मैंने लेफ्ट वाला कब्जा कर लिया विंडो से। तो 420 को बस आया और ऑलमोस्ट 15 मिनट तक वो रुका था, जितने पैसेंजर भरने थे भर गए। फिर 4:35 को बस स्टार्ट हुआ वहां से। फिर आस्ते-आस्ते कंडक्टर भी आया, उसने टिकट लिया और मैंने ऑनलाइन पेमेंट करके 335 जो जेंट्स का है और लेडीज का 175 होता है फॉर बीमा शंकर। अब असली जर्नी शुरू हुई फाइनली। बहुत स्मूथ राइड जा रहा था। ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद मुझे एक बस दिखी जो देहू के लिए थी। उस बस में भाई बस फुल पैक्ड पब्लिक से। इतना सुबह लोग देहू जा रहे हैं या पूरा पुणे शिफ्ट हो रहा है, ये मैं कंफ्यूजन में था। जैसे जैसे आगे हमारा सफर चलता गया, मॉर्निंग होने लगी। अराउंड 6 AM विंडो के बाहर सीन कंप्लीटली चेंज हो गया। मंजर गांव के बाद शहर खत्म और सामने सह्याद्री, ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड, विलेजेस, बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने मिला। आगे का सफर चलते चलते फिर आया सूबेदार गांव। सूबेदार गांव के बाद आपको पे डैम का ब्यूटीफुल व्यू दिखता है आपको। बड़ा सा डैम है। उसके बाद ही वो रोड आपको घाट की तरफ लेके जाता है, मतलब डिम्बे गांव, डिम्बे डैम के बाजू में माउंटेन है, आपको उसके ऊपर लेके जाएगा। वो घाट के बाद ही फुल फॉगी है, फुल व्हाइट, आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा दूर लॉन्ग डिस्टेंस का, तो आपको 10 फीट के बाद कुछ नहीं दिखाई देगा, इतना फॉगी है। बस भी आस्ते आस्ते जा रही थी और कुछ जो प्राइवेट लोग भी आ रहे थे कार वाले के, कुछ प्राइवेट बसेस भी आ रही थी। वो आगे चल रही है स्लो 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 स्लो, मतलब फिर वो बहुत ही आस्ते हो गया था मूवमेंट, एकदम स्लोली स्लोली। और पॉट होल्स का प्रेशर सिर्फ सस्पेंशन पर नहीं, पैसेंजर के स्टमक पर भी आ रहा था। अगर आप 4:30 की बस पकड़ने वाले हो तो कुछ बातों का बहुत जरूरी ध्यान रखना। डिनर बहुत लाइट करना। अगर आपको मोशन सिकनेस है तो मेडिसिन और नेचुरल रेमेडीज जो आपको सूट करता है वो लेकर रखना, क्योंकि बस घाट के बाद सीधे लास्ट स्टॉप पे रुकती है, तो सेफर साइड प्लास्टिक बैग भी रखना अपने साथ। आप समझ ही गए होंगे किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 लोगों के साथ होते हुए देखा है और मन में सिर्फ एक ही चीज, भोलेनाथ प्लीज जल्दी भीमा शंकर पहुंचा दो। सब लोग वही बोल रहे थे अंदर से कि जल्दी पहुंचा दो। फर्स्ट पार्किंग एरिया है जहाँ पे गे बैरिकेडिंग करते हैं और गवर्नमेंट बस को ही अलाउ है आगे जाने के लिए। वो बैरिकेड के बाद जो लोग प्राइवेट व्हीकल से आते हैं उन लोग यहाँ उतरते हैं फर्स्ट पार्किंग एरिया में और वो खड़े रहते हैं। अगर उनको बस से जाना है तो उन लोग को यहाँ चढ़ने मिलता है इसमें, वरना उन लोग को चल के जाना पड़ेगा पूरा। तो जुम जुम करते हुए छोटा रास्ता था, हम पहुंच गए। बस से सब लोग ने फटाफट उतरना शुरू किया। सबसे पहले मैंने तो लंबी सांस ली। सब लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे, मैं भी सोचा चलो सीधे टेम्पल, लेकिन फिर प्रैक्टिकल अमित जाग गया। सोचा दर्शन के लिए आया हूँ, ट्रैकिंग करने नहीं। लेफ्ट साइड एक येलो बिल्डिंग है बस डिपो के बाजू में ही, जहाँ पे आप वॉशरूम बाथरूम दोनों यूज कर सकते पे करके। तो मैं भी अंदर चला गया, 50 रुपीज पे किया और फटाफट फर्स्ट फ्लोर में चला गया। अंदर जाके नहा धो के कपड़े चेंज किया पूरा और रेनकोट भी पहन लिया क्योंकि बारिश हो रही थी उस टाइम, तो रेनकोट पहन के बाहर आ गया। आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको लेफ्ट राइट में कुछ होटल्स मिलेंगे खाने के और फूलों की दुकानें भी है, जहाँ पे आप अपना बैग्स या स्लीपर शूज जो भी लाए हो आप रख सकते हो। तो मैंने भी अपना बैग और स्लीपर वहां पे रखा और फूल की एक टोकरी ली जिसका चार्ज उन लोग 100 रुपीज लेते हैं। वो लेके मैं आगे बढ़ने लगा। गेट के पास जैसे ही पहुंचा तो वहां पे पूरा खाली था। मैं बोला वाह कोई नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट हर व्लॉग में मैंने देखा कि रोड तक लाइन होता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मैं फटाफट भागना शुरू किया नीचे स्टेयर्स में।
पूरा रोड स्टेयरकेस पूरा व्हाइट फॉग से भरा हुआ था, दिखाई भी नहीं दे रहा था कि आगे रास्ता कहाँ तक है। तो मैं फटाफट भागते भागते भागते, यहाँ पे 3 लाइन थी, एक स्पर्श दर्शन के 2 लाइन है और एक मुख दर्शन का 3rd लाइन है, और बाकी ओपन एरिया है, ताकि जो पालकी से जाते हैं या पब्लिक रिटर्न जाती है तो उन लोग के लिए ओपन रखा है ऐसा। तो मैं फटाफट आगे बढ़ने लगा। फिर थोड़े टाइम आगे मुझे भीड़ दिखने लगी, जहां से क्राउड स्टार्ट हो जाता, मतलब आधा शायद मैंने पार किया होगा, जो टोटल लेंथ है स्टेयर्स का उसका आधा मैं खाली था। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती रही और मेरे पीछे भी क्राउड बढ़ने लगे। मेरे आगे एक बंदा था, वो ऐसी थोड़ा नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछ रहा था इस मंदिर के बारे में। मैंने, ठीक है, मैं पहले भी आ चुका तो मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसको भी इंटरेस्ट आने लगा। तो उसने भी जहां जहां वो गया है, जैसे उज्जैन में गया है, सोमनाथ मंदिर सब, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा कि वहां कैसे जाना है, क्या है क्या। तो इट वॉज वेरी गुड कि एक भक्त है जो दूसरे भक्त की हेल्प कर रहा है दूसरे जगह जाने के लिए पूरा डिटेल में मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ते गए। क्यों में खड़े खड़े हमने भीमाशंकर की कहानी डिस्कस करनी शुरू की। भीमाशंकर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस जगह से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है भीमा और भगवान शिव की। कथा के अनुसार रामायण काल में कुंभकर्ण की पत्नी करकटी अपने बेटे भीमा के साथ सह्याद्री के वनों में रहती थी। जब भीमा को अपने पिता के बारे में पता चला और उससे यह मालूम हुआ कि भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था, तो उसके मन में बदले की आग जाग उठी। भीमा ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और वरदान में उनसे सबसे शक्तिशाली बनने का वर मांगा। लेकिन शक्ति मिलने के बाद उसने उसी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, लोगों और ऋषियों को मारना शुरू कर दिया। और जो वहां के राजा थे सुदक्षिणा, जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त थे, उनको भी उसने बंदी बना लिया। लेकिन राजा सुदक्षिणा जेल में भी रहकर भगवान शिव की आराधना करते रहे और एक छोटा सा मिट्टी से शिवलिंग बनाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। जब भीमा को ये पता चला तो वो कारागार में आके उस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। तभी भगवान शिव स्वयं उस शिवलिंग से प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। फिर हुआ भीमा और महादेव के बीच भयंकर युद्ध और अंत में महादेव ने भीमा का वध कर दिया। देवताओं ने प्रार्थना की कि महादेव इसी जगह भक्तों के कल्याण के लिए सदा विराजमान रहे, और इसी तरह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा जुड़ी हुई है। मान्यता ये भी है कि महादेव के युद्ध के बाद उनके शरीर से जो पसीना यहाँ इस धरती पे गिरा था, उससे एक नदी का जन्म हुआ था, जिसका नाम भीमा नदी रखा गया था। भीमाशंकर से जुड़ी एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा त्रिपुरा नाम के एक असुर से जुड़ी जाती है। कथा के अनुसार त्रिपुरासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पहले तो त्रिपुरा ने अपने आप को अमर होने का वर मांगा था, पर फिर ब्रह्मा ने बोला नहीं, मैं तुम्हें अमर होने का वर नहीं दे सकता, कोई और वरदान मांगो। तो उसने 3 वरदान मांगे। पहला कि कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष और गंधर्व उसका वध ना कर सके। दूसरा, उसे 3 अबद्य नगर चाहिए जिनको कोई तोड़ ना सके। और तीसरा, उसे पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूमने की शक्ति भी मिले, लाइक अ टेलीपोर्टेशन। ब्रह्मा जी ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। वरदान मिलते ही त्रिपुरा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की और देवताओं को भी पराजित कर दिया। स्वर्ग के देवता इंद्र भी उसके सामने हार गए। देवता भगवान शिव के शरण में गए और उनसे गुहार लगाई कि उस असुर से छुटकारा दिलाने के लिए। ब्रह्मा की वरदान की वजह से शिव अकेले ही उस असुर को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती की सहायता ली और दोनों ने मिलकर एक दिव्य रूप धारण किया, जिसका नाम था अर्धनारी नटेश्वरा। इसी रूप में उन्होंने त्रिपुरासुर के साथ जंग किया और उसका वध किया।
इस विजय की याद में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। युद्ध के बाद देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने इसी पवित्र भूमि पर भीमा शंकरा के रूप में विराजमान होने का संकल्प लिया। इसी वजह से भीमा शंकर को सिर्फ एक पवित्र ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि भगवान शिव की शक्ति और भक्ति से जुड़ी एक महान पौराणिक भूमि भी माना जाता है। स्लोली स्लोली हम स्टेयर्स क्रॉस करते रहे। फॉग इतना था कि सामने का रूट भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा था। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद मंदिर क्लियरली नजर आने लगा। उस वक्त जो रिलीफ मिला ना वो सिर्फ वही समझ सकता है जो इतने टाइम से लंबी लाइन में खड़ा हो। टेम्पल के पास आते ही एक पर्सन वहां पे साइन बोर्ड लगा रहा था जिसमें लिखा था कपड़ों से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कि कैसे कपड़े पहनना चाहिए मंदिर में आने के लिए, और दूसरी तरफ कोई भी आईडी प्रूफ आप लेके आ जाओ आपको एंट्री नहीं मिलेगा। हम टेम्पल के लेफ्ट साइड में एक नैरो सा रास्ता है उसमें आगे बढ़ने लगे जहाँ पे एक सिंगल रूट बन जाता है, मतलब जो दो स्पर्श दर्शन का लाइन था वो सिंगल हो जाता है वहां पे आगे जाके, और मुख दर्शन का लाइन अलग ही चलता है। थोड़ी आगे जाने के बाद आया सबसे बड़ा एक जिगजैग बॉक्स बनाया हुआ था 12 लेन का। पूरा पूरा क्रॉस करने के बाद आप टेम्पल के अंदर पहुंचोगे और फाइनली हम मेन फाइनल जो छोटा सा स्टेयरकेस के पास पहुंच गए। कुछ स्टेप बाकी थे अभी। ऊपर से आपको जो अंदर मंदिर का हॉल एरिया है वो दिखाई देता है, तो वहां से मैंने थोड़ा सा फोटो वीडियो बना ले लिया हॉल का एरिया, बिकॉज अंदर मतलब वीडियो फोटो अलाउ नहीं है अंदर के एरिया पे, बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो मैंने उसी स्टेयरकेस के ऊपर से थोड़ा वीडियो बना के ले लिया, ये आप देख सकते हो। और फिर 11:40 AM मैं टेम्पल के अंदर था जहाँ से हॉल पूरा दिखाई दे रहा था। गर्भगृह के अंदर सब लोग जा रहे थे। थोड़े आगे गर्भगृह के पहले एक पंडित जी के पास एक पालकी थी छोटी सी जिसमें शिव जी का एक फोटो था। वहां पे लोग दर्शन कर रहे थे और वो सबको टीका लगा रहे थे। उसके बाद ही आप गर्भगृह के अंदर पहुंच जाओगे। वहां पे बहुत सभी लोग हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। पूरा एटमॉस्फेयर ही एक अलग ही शांति दे रही थी। फिर फाइनली हम गर्भगृह के अंदर पहुंचे। मैं और मेरा फेलो डिवोटी अंदर गए तो एक फैमिली मंदिर के एक साइड में खड़ी थी पूरी, और एक पंडित जी मंत्र जाप कर रहे थे। और वैसे जैसे उन लोग को बोलते हैं बेलपत्र पानी चढ़ाना चढ़ाते, वैसे आप भी अपनी फैमिली के साथ अगर डायरेक्ट आपको अंदर बैठ के गर्भगृह में पूजा करवाना है तो आप करवा सकते हो। उसका एक अलग से पेमेंट करना पड़ता है, वो आप यहाँ पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है, वो क्या अमाउंट है। मतलब दर्शन के लिए नॉर्मल क्यू जैसे हम लोग आए वैसे ही करना पड़ता है, तो वैसे में हम लोग आए। हमने अपना जो गंगा जल फूल बेलपत्र था वो शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाए, फिर उसको स्पर्श किया। जो सुकून वो मिला ना जो स्पर्श करने के बाद, यही वो मोमेंट था जिसके लिए पूरा सफर किया था। हर हर महादेव। 11:47 AM दर्शन के बाद बाहर आया, तो बाहर आने के बाद ही आपको सामने एक स्टॉल दिखेगा जिसमें लड्डू वहाँ पे सेल कर रहे हैं। 100 रुपीज चार्ज है, तो अगर आपको वो लेना तो आप ले सकते हो। बट मुझे लड्डू से ज्यादा केंदी पड़े में इंटरेस्ट है, बिकॉज केंदी पड़े आपको ज्यादा करके मंदिर एरिया में दिखाई देगा। लड्डू तो हमको हर ओकेजन में मिल जाते हैं खाने के लिए। उसके बाजू में एक बड़ा सा दीप स्तंभ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग फूल अर्पित करते हैं, कुछ लोग नारियल भी अर्पित करते हैं। उसके बाद दीप स्तंभ के बाजू में ही एक रास्ता थोड़ा ऊपर के तरफ जाता है जहाँ पे गोरक्षनाथ जी का मंदिर है। तो मैं वहां पे चला गया। वहां पे अंदर जाके ये गोरक्षनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे वो जो मेडिटेशन करने के लिए पहले आए थे यहीं रहते थे, तो ये उनका मंदिर है। फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ा। भीमा शंकर टेम्पल में नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। स्टोन कार्विंग, शिकारा पिलर्स और डिटेल स्कल्पचर सब मिलकर टेम्पल को एक यूनिक हिस्टोरिकल कैरेक्टर देते हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में समय के साथ कई रिनोवेशन और एडिशन हुए हैं। मराठा पीरियड में भी टेम्पल के डेवलपमेंट और रिनोवेशन में कंट्रीब्यूशन रहा है। 18वीं सदी में नाना फडणवीस ने भी सभा मंडप बनाया था। उन्होंने शिविर शिखर का भी डिजाइन करवाया था। और जब आप इस आर्किटेक्चर को सह्याद्री के फॉग और ग्रीनरी के बीच देखते हो तो ऑनेस्टली फील ही अलग आती है। तो लेफ्ट साइड से हम लोग ने एंट्री किया था। अभी राइट साइड में दूसरे 3 टेम्पल है, तो वो मैं वहां पे चला गया जहाँ पे
पहला मंदिर आता है दत्तात्रेय भगवान का। उसका ग्राउंड फ्लोर में आपको बहुत सारे देवियों की मूर्तियां दिखेगी। माता अनुसुईया, माता अन्नपूर्णा, माता भुवनेश्वरी, माता विद्या पीड़ेशी त्रिपुर सुपारी सुंदरी एंड माता अष्टभुजा, माता भगवती मातंगी, माता धम्मावती, माता बगलामुखी, माता चिन्नमस्ता। इसके बाद ऊपर आप जाइए, ऊपर आप भगवान दत्तात्रेय जी का मूर्ति दिखेगी, वहां पे आप दर्शन कीजिए। वहां से आपको अच्छा व्यू भी मिल जाता है मंदिर का। इसके बाजू में राम मंदिर है, जहाँ पे आप अंदर जाओगे। अंदर जाने से पहले आपको राइट साइड में गणेश जी का मंदिर है, आप वहां पे पहले दर्शन कर लीजिए, फिर अंदर जाइए। आपको सबसे पहले राइट साइड में दिखेगा दुर्गा माँ जी का मूर्ति, आप वहां पे दर्शन कीजिए। फिर सेंटर में आपको प्रभु श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियां दिखाई देगी, वहां पर दर्शन कीजिए। और उसके बाजू में आपको दिखेंगे राधा कृष्णा जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां, उनके भी दर्शन कीजिए। उसके बाहर ही और एक स्टैचू है, अभी इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, बट आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहाँ से मैं बाहर आया तो इस मंदिर के सामने ही आपको और एक छोटा सा मंदिर दीजिएगा, जो भगवान हनुमान जी का है, तो यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। इसके बाद ही यहाँ पे बहुत सारे शॉप है खाने के, फूल के, और यहाँ से एक सीधा रास्ता नीचे की तरफ जाता है। उसके पहले वॉशरूम भी है, और उसके आगे सीधा जाओगे तो एक लेफ्ट में रास्ता जाता है, जो घूम के आपको जो भीमा नदी है उसके पास लेके जाता है। और उसके बाजू में, मतलब एक ब्रिज के बाजू में एक सीधा रास्ता है, जहाँ पे एक बोर्ड भी है, साइन बोर्ड है गुप्त भीमा शंकर के लिए। तो वहां से सीधा फिर जंगल का ट्रैकिंग करते करते आपको एक नदी, 2-3 नदी पार करने के बाद फिर डाउनवर्ड रास्ता आता है, फिर गुप्त भीमा शंकर का आपको पोर्शन दिखाई देगा एक वाटरफॉल के नीचे। 12:30 PM रिटर्न के लिए स्टेयर की तरफ आया, और आते आते केंदी पेड़े मैंने खरीदे। सो 100 रुपीज 250 ग्राम वो शुबरी वाला, दूसरा कम शुबरी वाला 120 में आपको 250 ग्राम मिलेगा, तो मैंने वो ले लिया। और फिर मैं सीढ़ी में आगे बढ़ने लगा, और सीढ़ी में आपको बहुत सारे दुकानें दिखेगी के पेड़े के, और दूसरे भी मिठाई खाने के, मतलब नाश्ता, आपको खाना का खाना है वो भी है यहाँ पे। कुछ कुछ उबले हुए भी स्नैक्स मिलते हैं, जैसे चने, मकई, और खिलौने की भी बहुत सारी दुकानें हैं बच्चों के लिए। और महादेव के प्रिंटेड कुर्ते भी है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़े लड़कों के लिए। हाँ, ये सब देखने के बाद में जो बाजू में लाइन थी, वो मुझे समझ में आया कि 12 बजे के बाद भी लोग आ रहे थे। ऐसा नहीं कि 11 बजे, अभी टाइम बढ़ गया है, इसलिए लोग आ सकते हैं। हाँ, बट और एक चीज पे ध्यान देना कि यहाँ पे मंकीज भी बहुत सारे हैं। अगर आप खाने का पैकेट हाथ में लेकर केयरलेस मत रहना, वरना महादेव के दर्शन के बाद मंकी महाराज के दर्शन भी हो सकते हैं। सो 12:52 PM मैं एंट्रेंस गेट पर वापस पहुंच गया, बैग लिया, शूज पहना, और तब याद आया कि और एक मंदिर रह गया मेरे पास, सामने ही थोड़ा था। तो वो था कलमजे देवी का मंदिर। तो वहां पे मैं गया, बूट खोल के बैग रख के अंदर जाके थोड़ा दर्शन किया उनका। फिर वहां से बाहर आया और डायरेक्ट चल पड़ा भीमा नदी के पास। यहाँ पे एक टूटा हुआ पुराना गेट वाला एक रास्ता लेफ्ट साइड जा रहा है, और सीधा आप जाओगे तो फिर आपको भीमा शंकर का गेट आएगा एंट्री। तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो भीमा नदी का जो उगम हुआ है वो स्थान आपको देखने मिलेगा, सीधा ये नीचे कंक्रीट के रास्ते पे। तो एक रास्ता कंक्रीट का नीचे की तरफ जा रहा है, और एक रास्ता लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो लेफ्ट साइड वाला रास्ता लेना है, और थोड़ी आगे जाओगे तो आपको लेफ्ट साइड में ही दिखाई देगा एक मंदिर है। तो यहाँ पे बाजू में ये है भीमा नदी का ओरिजिन। तो ये हो गया, यहाँ पे भीमा नदी हो गया, बाकी टेम्पल भी दिखा दिया आपको। सो यहाँ पे ये सब करने के बाद, दर्शन होने के बाद, अभी आते हैं तो आसपास का आपको मंदिर के बारे में बता दिया। दर्शन का 2-3 ऑप्शन है, एक तो आप संडे मंडे के प्रीवियस डे में आ जाओ, या तो संडे मंडे एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंचो, या तो वीक डेज में प्रेफर करो। और अगर मॉर्निंग संडे मंडे में भी आपको गर्दी मिलता है, तो थोड़ा आराम से आफ्टरनून या नाइट में जाओ। नाइट में जैसे बताया अभी 9:30 बजे तक है, तो इवनिंग में भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए।
तो ये दर्शन का ऑप्शन दे रहा हूँ, बाकी मंदिर तो बहुत सारे हैं जो वहाँ पे जा सकते हो। अब आते हैं बजट का। मुंबई से अगर आप स्लीपर टिकट पहले से बुक करते हो तो 150 रुपया पड़ता है, तत्काल में जाओगे तो 250 तक पड़ेगा। पुणे में फिर आप वेस्ट में जाओगे तो शेयरिंग ऑटो अगर लकीली मिल गया तो 40 रुपीज, अगर नहीं मिलता तो ईस्ट में आ जाना, 150 रुपये में आपको डिपो छोड़ देगा। डिपो में आपको अगर एसी बस में आप जाते हो तो 335 फॉर जेंट्स और 175 फॉर लेडीज। अगर आप लालपरी में जाते हो तो 220 फॉर जेंट्स और लेडीज का 110 है, 50% डिस्काउंट। फिर भीमाशंकर में आप बाथरूम यूज करोगे तो 50 रुपीज वहां पे, और फ्लावर की जो टोकरी है वो 100 रुपीज। फिर दर्शन होने के बाद आप जो भी प्रसाद है, लड्डू या आप केंदी पेड़े लेते हो उसका 100 रुपया, 120 रुपया कुछ है पाव किलो का, वो ले ऐड कर लो। फिर अब अगर आप नाश्ता करते हो, नाश्ता नॉर्मली 50 रुपीज का है, अगर लंच करते हो पूरा तो 200, 150, 200 का है। और वो करके सेम रिटर्न जर्नी करते हो एसी बस या लाल परी तो वही रेट 335 और 220 वाला रेट। और फिर शेयरिंग ऑटो अगर आपको मिल गया फिर बस डिपो से पुणे स्टेशन के लिए तो 40 रुपीज और एल्स 150। और वैसे इस आपका पूरा टोटल लमसम मिनिमम मिनिमम 1200 तक होता है, जितना आप खाने में या शेयरिंग ऑटो मिल जाए उस पे। और अगर लंच करते हो शेयरिंग ऑटो नहीं मिलता तो आपका जेंट्स का 1800, मैक्सिमम पकड़ो 2000, 2000 में आप पूरा कंफर्म बुकिंग शेयरिंग ऑटो के बदले प्राइवेट ऑटो एसी बस लंच करके 2000 में पूरा मुंबई से भीमाशंकर जाके आ सकते हो। महादेव से बस एक ही प्रार्थना, सबके जीवन में सुख शांति और हिम्मत बनी रहे। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।